गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम आपकी लोकतांत्रिक राजनीति की जो पुस्तक है उसका पहला पाठ सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। अब बांटा तो जा नहीं सकता है, पॉलिटिक्स को क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग हेड बनाए जा सकते हैं। लंबे समय में यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। आप अगर कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उसके लिए करेज होना इम्पॉर्टेंट है, और अगर सब अपने अपने मत के हिसाब से चलेंगे तो पर्टिकुलर कोई एक डिसीज़न कभी भी नहीं निकल पाता है। तो ऐसा हेड चाहिए जो डिसीज़न मेकर हो। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इनमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। अब जो डेमोक्रेसी है वो चुनी किसके, जो उनका लीडर है वो कौन चुनता है? हम खुद चुनते हैं, पीपल्स खुद चुनते हैं। और लोग क्या होते हैं, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनसे अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों की उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। आप कुछ भी अगर फैसला लेना हो तो उसमें सबका मत समान होना चाहिए। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। तो अब किन लोगों को क्या इंक्लूड किया जाता है? तो ऑलमोस्ट जितने भी पीपल्स होते हैं वो सभी इलेक्शंस में, इलेक्शन कैंपेन्स में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और वो फिर अपनी तरफ से अपना एक लीडर चुनते हैं जो उनके जो वेलफेयर हैं उसका काम करते हैं या डिसीजंस लेते हैं उनके फेयर में। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरण पर गौर करें। अब बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं और किस तरीके से जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बनाए जा सकते हैं। सत्ता का बंटवारा नहीं करते हुए सिर्फ क्या की जाए, साझेदारी की जा सकती है। तो सबसे पहला, शासन में विभिन्न अंग जैसे विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। अब पर्टिकुलर व्यवस्था को बनाने के लिए तीनों तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती हैं कि इसे हम सत्ता का क्षितिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के भिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। अब सबका अपना अपना अलग अलग काम है। ऐसे बंटवारे में यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। अब सबका अपना अपना काम है तो कोई उसका मिसयूज़ भी नहीं करेगा। हर अंग दूसरे पर अंकुश रहता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। अब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं दूसरे का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती ज़रूर है पर संसद में अधीन कार्य करती है। अब कार्यपालिका जो है वो सत्ता में रहकर काम करती है, लेकिन उस पर भी किसका अंकुश रहता है? जो संसद होते हैं उसके अधीन ही उनको काम करना पड़ता है। न्यायपालिका में नियुक्त कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिकी का द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। अभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, बैलेंसिंग और कंट्रोलिंग कह सकते हैं। सेकंड है, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्र स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो वो कंट्रोल पूरे पे रखती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक अलग रोल होता है। प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं
है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंट्री में जैसा है वैसा अदर कंट्री में हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो अपने हिसाब से उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर पर सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर कंट्री में जिस तरीके से डिवाइडेशन हुआ है वैसा डिफरेंट में भी हो, क्योंकि हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बेल्जियम में तो हुआ था, लेकिन कहाँ नहीं हुआ था, श्रीलंका में फिर वैसे समझौता नहीं हुआ था। थर्ड है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसल, भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों में संविधान और कानून इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायकी और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा। इस तरह की व्यवस्था विधायकी और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। अब हर जगह बंटवारा वैसा नहीं हो सकता जैसा किसी एक कंट्री में हो। तो बेल्जियम में क्या था कि सामुदायिक सरकार होने के बाद भी वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट था अदर्स का वो भी बहुत था। रिजर्वेशंस दिए जाते हैं वुमेंस को। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता की दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि सत्ता एक व्यक्ति का समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, तो क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों की सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है तो वो डिपेंड तो करता है इलेक्शन पे, लेकिन उन इलेक्शन के लिए जो लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, तो अलग अलग पार्टीज़ के होने के बावजूद वो काम तो वही कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गवर्नेंस का रूल है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि लोग उसमें क्या करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। अलग अलग समूह जो हैं वो पर्टिकुलर पार्टी जिनकी तरफ भी उनका अट्रैक्शन होता है उसको अपना सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो एक फेयर इलेक्शन होता है। और अब इसके आगे के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक दल और जो दबाव बनाए जाते हैं किसी समूह के द्वारा किसी पार्टी पर, ताकि वे क्या कर सकें, अपनी बातों को मनवा सकें। ये सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप में से किसी बच्चे का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से समझ सकते हैं।